नमस्कार साथियों, एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सूत्रों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि होली के दिन जस्टिस वर्मा के यहाँ पे आग लग गई थी, जिसको बुझाने के लिए जब फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ी गई थी तो उन्हें वहां पर बहुत हैवी मात्रा में नकदी मिली और वो नोट जल रहे थे। मतलब उन पैसों पे ही आग लगी। अब इस पे क्या सच्चाई है? क्या 100% गलत है? क्या 100% ये बात सही है? इसके बारे में कोई क्लियर नहीं कह रहा है और कोई कहेगा भी नहीं। रीजन ये है कि जस्टिस एक बहुत पावरफुल पौधा होता है, बहुत पावरफुल पद होता है। इस पे किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति हाथ नहीं डाल सकता। जैसे कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो फायर ब्रिगेड अधिकारी हैं, अब उनने ये बोल दिया कि हमारे सामने कोई नकदी प्राप्त नहीं हुई। सेम पुलिस के अधिकारी भी ये बोल रहे हैं हमारे सामने कोई नकदी प्राप्त नहीं हुई। तो जब इतने बड़े लेवल के अधिकारी भी बोल रहे हैं, उसका रीजन ये है कि ये सबसे बड़े लेवल के अधिकारी हैं। जस्टिस के पास इतना पावर होता है, जस्टिस के पास इतना पावर होता है। सबसे पहली बात तो आप इनका इतनी आसानी से ट्रांसफर नहीं करा सकते हो। जस्टिस के पास इतना पावर होता है कि वो डीजीपी को अपने चैम्बर में बुला के और उनको ये आदेश दे सकते हैं कि इस व्यक्ति के ऊपर आप एफआईआर कर दो, क्योंकि उन्होंने कोर्ट की अवमानना की है। उन्होंने एक जस्टिस के ऊपर ऐसी ऐसी बात का लांछन लगाया हुआ है या एक आरोप लगाया हुआ है। तो बहरहाल हम बात ये सब नहीं करेंगे। हम बात करेंगे सिर्फ यहाँ पे एक बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन की, जो सालों से पूछा आ रहा है कि क्या हमारे जुडिशरी सिस्टम में रिश्वत सिस्टम चलता है? क्या जुडिशरी में जज को भी रिश्वत देके किसी केस को मैनिपुलेट किया जा सकता है? क्या प्रीवियस में भी मैनिपुलेट किया गया है? तो उसके जवाब के लिए आज हम ये वीडियो बनाए हुए हैं। और लिटरली मैं एक एडवोकेट हूं, तो मैं भी आपको वही चीजें बताऊंगा जो चीजें मैंने इतने सालों में ऑब्जर्व की हैं। और मैं आपको कुछ कंडीशंस के साथ बताऊंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि जुडिशरी में रिश्वत सिस्टम नहीं चलता है, बट मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि जुडिशरी में 100% रिश्वत सिस्टम चलता है। यदि मैं बात करता हूं, मान लो ये जज गलत हैं, तो इनके जैसे जस्टिस हर कोई तो नहीं है। इतने सारे जस्टिस हैं, जरूरी नहीं है कि पूरा 100% सिस्टम करप्ट हो। 100% सिस्टम कहीं भी करप्ट नहीं है। हाँ, 90% के आसपास, 85% के आसपास सिस्टम करप्ट है। और यदि मैं जुडिशरी की बात करूं तो 45 से 50% जुडिशरी करप्ट है। अब अपन बात करते हैं डायरेक्टली उस टॉपिक के बारे में जिसपे हम वीडियो बना रहे हैं। क्या जज रिश्वत लेते हैं? यदि जज रिश्वत लेते हैं तो किस कंडीशन में ले सकते हैं? यदि जज नहीं रिश्वत लेते हैं तो क्यों नहीं लेते हैं? रीजन क्या? मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा, मैं आपको कुछ कंडीशंस बताऊंगा कि क्यों जज रिश्वत नहीं ले सकते हैं। जज मैनुअली 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जिला लेवल के, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट लेवल के कहते हैं, एक हाई कोर्ट लेवल के और एक सुप्रीम कोर्ट लेवल के। जिला लेवल में मैंने आपको बोला था 4 प्रकार के। जिला लेवल में 2 टाइप के आते हैं, एक होते हैं जेएमएफसी और एक होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। एडीजे जिन्हें हम बोलते हैं, आप सर्च करेंगे नेट पे एडीजे तो आपको मिल जाएंगे। यदि किसी भी क्रिमिनल केस की मैं बात करूं तो किसी भी क्रिमिनल केस के सबसे छोटे जज होते हैं जेएमएफसी, जूनियर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। सबसे छोटे होते हैं। मान लो किसी ने बहुत छोटे लेवल का क्राइम किया क्रिमिनल केस का, तो सबसे पहले ये जज सुनेंगे। यदि आपने इनको रिश्वत दे दी और अपने केस को बरी करा दिया, तो उस जो व्यक्ति पीड़ित है, भाई ए पक्ष है, बी पक्ष है, ये पक्ष पीड़ित है और ये आरोपी है। आरोपी ने जेएमएफसी को पैसे दे दिए और वो बरी हो गया। ए पक्ष जो है वो एडीजे के पास अपील कर सकते हैं कि इन्होंने गलत फैसला दिया। अब बी को ये मजबूरन इनको भी रिश्वत देनी पड़ेगी यदि उस केस से उसको बरी होना है, क्योंकि यहाँ तो पैसा चला गया, अब यहाँ भी रिश्वत दो। जैसे उसने यहाँ रिश्वत दी, अब चूंकि देखो पावर भी बढ़ रहा है, सबसे छोटे जज से उससे बड़े जज के पास गए हो, उससे बड़े से जस्टिस के पास जाओगे, देन सबसे बड़े जस्टिस के पास जाओगे। अब मान लो बी ने इनको भी पैसा दे दिया, ए के पास फिर से ऑप्शन आ जाएगा कि अब वो हाई कोर्ट पे जाए और अपील कर दे कि इन्होंने गलत फैसला दे दिया, इन्होंने गलत फैसला दे दिया, दोनों ने रिश्वत ले ली और केस को बरी कर दिया। अब बी के पास ये है कि अब वो हाई कोर्ट के जज को भी रिश्वत दे, बट जरूरी नहीं है कि ये रिश्वत ले लिए तो ये भी ले लें, ये ले लिए तो ये भी ले लें, और फिर उसके बाद ये ऑप्शन भी है ये भी ले। तो रीजन ये है कि किसी भी एक जज के एक जजमेंट को फिक्स नहीं किया जा सकता, और किसी भी एक जज के यहां भी जजमेंट हो जाएगा तो आप उसको फिर से अपील में कर सकते हैं, रिवीजन में आप डाल सकते हैं, आपके पास वो ऑप्शन भी है। तो कहीं पर भी सिस्टमेटिक तरीका नहीं है, कहीं पर भी स्टॉप नहीं हो रहा है सिस्टम, इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि ये जज डायरेक्टली रिश्वत ले सकते हैं। ये हो गई क्रिमिनल केस की बात। बट केस कोई एक प्रकार के तो है नहीं, बहुत सारे और बहुत अलग अलग प्रकार के केस होते हैं। तो कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें जज रिश्वत ले सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं उन केसेस के बारे में जिसमें जज रिश्वत ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली कंडीशंस की,
तो पहली कंडीशन यदि मैं बात करता हूं, तो पहली कंडीशन कौन सी है? पहली कंडीशन वो वाली है जब आपने देखा होगा कि फला नेता, आपने देखा होगा कि ये नेता इस केस में 30 साल पहले वाले केस में बरी कर दिए गए हैं, ये नेता के ऊपर ये वाले जो आरोप लगे हुए थे उससे उनको बरी करा दिया गया है, गबन के केस में इस नेता को बरी कर दिया गया है। जैसे अगर मैं बात करूं लालू यादव जी की, लालू यादव जी के ऊपर जो केस लगा है वो एक्चुअली में चारा घोटाला का लगा हुआ है। चारा घोटाला में कोई इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं है जो उनके अगेंस्ट एफआईआर किया हुआ है, इंडिविजुअल पूरी की पूरी गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट की एक टुकड़ी है जो ये देखती है कि किसी व्यक्ति ने कोई घोटाला किया है कि नहीं। सीबीआई है, उन्होंने देखा कि घोटाला किया है कि नहीं। तो सीबीआई कोई इंडिविजुअल व्यक्ति तो है नहीं, वो एक फर्म है, वो एक बनाया गया एक यूनिट है। तो यदि इस केस में मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मैंने आपको बताया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनको सजा दे दी, फिर उन्होंने अपील करी हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में जा गए जब वो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तो उन्हें बोल दिया कि आप इतने साल के लिए हो जाओगे। हाई कोर्ट जब वो जाएंगे तो हाई कोर्ट कैसे एक ऑप्शन आ जाएगा जस्टिस के पास, वो पैसे ले लें और इनको कर दें बरी। जब पैसे इनको देके बरी करेंगे तो ये कोई छोटे मोटे अधिकार का वो तो है नहीं, नेता तो है नहीं, बड़े नेता है। और मैं सिर्फ लालू यादव जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन बड़े नेताओं की बात कर रहा हूँ जिनके पास 2-2, 3-3, 4-4 हजार करोड़ की संपत्ति सिर्फ ऐसी पड़ी है तो उनके पास 50-50, 60-60 हजार की करोड़ की संपत्ति। उन्होंने जस्टिस को पैसा दिया, बरी हो गए। अब अपील पे कौन जाएगा? सीबीआई। तो सीबीआई के जो बड़े अधिकारी हैं उनको भी पैसा दे दिया, इनको भी पैसा दे दिया, इस केस से बरी हो गए। कोई अपील करने वाला नहीं है, हाईकोर्ट जज के जजमेंट पे कोई उंगली उठाने वाला नहीं। पहली कंडीशन जब वो जज रिश्वत ले सकते हैं। पर मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, अभी भी हर जज की बात नहीं कर रहा हूं, हर जस्टिस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ उन 50% जस्टिस की बात कर रहा हूं जिनके यहाँ पे करोड़ों की नकदी मिल सकती है। अब चूंकि इनके यहाँ भी करोड़ों की नकदी मिली है तो ये तो बोल नहीं सकते कि मैंने अपनी सैलरी को निकाल के कैश रख लिया था। तो ये सब सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ है अगर इन्होंने कुछ गलत किया है। बट मैं सभी जुडिशरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कंडीशन बता दी है कि किस कंडीशन में जज रिश्वत ले सकते हैं। दूसरी कंडीशन आती है सिविल वाले मामले में। सिविल कैसे मामले? कहीं पे 100-200 एकड़ की संपत्ति है, उसपे किसी बड़े नेता ने, किसी बड़े व्यापारी ने कब्जा कर लिया या कोई डिस्प्यूट चल रहा है। अब 100 एकड़ की संपत्ति या कोई बड़ी फर्म जिसकी 5,000 करोड़ की सिस्टम है या 5,000 करोड़ की नेटवर्थ है, इसके केस चल रहे हैं। अब इस पे क्या है? इस पे स्टेट है, पार्टी स्टेट है, मान लेते हैं वन विभाग है, नगर निगम है, जो भी ये है। दूसरी कंडीशन 5 करोड़ की एक कंपनी है, तो इस पे एनजीटी है कि भाई ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बना दिया कि भैया इस कंपनी को बंद कर दो, केस चला गया हाई कोर्ट। इस कंडीशन पे हाई कोर्ट जज देख सकते हैं कि यार चलो पैसा दे दो, 100 एकड़ की जमीन है, 100 एकड़ लगभग 250-300 करोड़ की संपत्ति हो सकता है, 2-2.5 हजार करोड़ की संपत्ति हो, ठीक है, इतनी रिश्वत दे दो, हम आपके पक्ष में ऑर्डर कर देते हैं। स्टेट को भी जो अधिकारी है, क्योंकि देखो स्टेट खुद उठ के तो जाएगा नहीं अपील करने, उसके भी कोई अधिकारी ही जाएंगे, अधिकारी को भी पैसा दे दो, 100 एकड़ जमीन वाले जज को भी पैसा दे दो, आपके पक्ष में ऑर्डर करा लो, काम खत्म। यहाँ कोई इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं है जो अपील पे जाए, इनके जजमेंट को उंगली उठाए। एट द एंड बात हम ये कर रहे हैं कि जज वहां रिश्वत ले सकते हैं जहां पर उनके जजमेंट को कोई उंगली उठाने वाला ना हो, उनके जजमेंट को कोई ऊपर ले जाके ये ना बोले कि इन्होंने इन पॉइंटों को बिना देखे और इन जस्टिस ने इसको ऑर्डर कर दिया। क्योंकि स्टेट के जो अधिकारी है उनको पैसा मिल गया या उनको डरा धमका दिया गया, जरूरी नहीं है कि पैसे ही दो, भाई उनकी भी एक नौकरी है। जब कोई बड़ा मंत्री मिनिस्टर जाके उनके ऊपर प्रेशर बनाएगा, 4-5 बार इधर उधर ट्रांसफर करेगा, 1-2 बार रिश्वत फंसाने की बात करेगा, ऑटोमेटिकली वो भी व्यक्ति है छोड़ देंगे। तो ये व्यक्ति ये जो 100 एकड़ की संपत्ति, इसका जजमेंट चला गया व्यक्ति के पास, उन्होंने जस्टिस को दे दिया पैसा, तो जस्टिस साहब भी हो गए खुश, ऑर्डर भी हो गया, ऑर्डर को कोई उंगली उठाने वाला भी नहीं। बात करते हैं हमारे तीसरे प्रकार की, तीसरी कौन सी कंडीशन है जिसपे एक जज रिश्वत ले सकते हैं, वो है जमानत। जमानत भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपने अपने यहाँ पे देखा होगा हाई कोर्ट पे, अब जहां भी आप जिस स्टेट में रह रहे हैं वहां के हाई कोर्टों में देखा होगा, 1-2 एडवोकेट्स का इन्फ्लुएंस चलता है। आप उन्हें वो दे दो, अपना केस दे दो, वो बेल करा के निकाल देंगे, आप उन्हें पैसे दे दो, वो बेल करा के निकाल देंगे। रीजन क्या है कि जमानत भी 2 प्रकार की, एंटीसिपेटरी बेल में क्या होता है
एंटीसिपेटरी बेल मतलब बाहर से बाहर आपको जमानत देना। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एंटीसिपेटरी बेल और सारी बेल के प्रकार, टाइप ऑफ बेल के आप टॉपिक में सर्च करोगे, ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो जब आप एंटीसिपेटरी बेल सर्च करोगे, एंटीसिपेटरी बेल लेने की बात करोगे, तो भी यहाँ पे बात बनती है। एंटीसिपेटरी बेल एक जज के पास क्या होता है, पावर होता है, हाई कोर्ट जज, सेशन कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास, कि आपको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर सकते हैं। इस पे भी अच्छी खासी रिश्वत ली जाती है। एक बहुत प्रभावी व्यक्ति 25-30 हजार करोड़ रुपए कमा चुका है, अगर उसको जेल भेजना है, उसको लगेगा यार एक काम करो, पैसा दो अलग करो। जैसे कि पोर्से केस मामले में हुआ था, पोर्से वाला केस आपने एक मामला सुना होगा, उसमें रातों रात जुबिनाइल कोर्ट खोल दिया गया, रातों रात उसको बेल दे दी गई, 300 शब्दों का निबंध लिखने के उसके बिहाफ पे, सजा पे उसको बेल दे दी गई। तो ऐसी कंडीशन में एंटीसिपेटरी बेल होने की कंडीशन में भी बहुत पैसा जज ले सकता है। अब अगर मान लो कोई पीड़ित है, उसको लगा यार एंटीसिपेटरी बेल गलत दे दी हो, अब वो ऊपर वाले उस पे जाएगा कोर्ट पे कि भाई एंटीसिपेटरी बेल इनने गलत दे दी, कोर्ट आके एंटीसिपेटरी बेल को खारिज कर देंगे कि ठीक है उनने एंटीसिपेटरी बेल दी, हम एंटीसिपेटरी बेल खारिज कर देते हैं। यहाँ पे इनकी रिश्वत का काम हो गया, यहाँ पे उस व्यक्ति को थोड़ा सा मौका मिल गया 2-3 दिन में अपनी सेटिंग भिड़ाने का, वो उसने एंटीसिपेटरी बेल का यूज कर लिया। इस कंडीशन में भी हो सकता है। जमानत की कुछ कंडीशन होती है जो रेगुलर बेल जिससे हम बोलते हैं, मतलब व्यक्ति जेल में है और उसकी रेगुलर बेल करानी है ना, डायरेक्ट बेल बोल सकते हैं, रेगुलर बेल बोल सकते हैं। तो डायरेक्ट बेल की यदि मैं बात करूं, तो डायरेक्ट बेल में भी 100 में 2-3-4 ऐसे केसेस आ जाते हैं जिसमें रेगुलर बेल ग्रांट की जा सकती है। जैसे 302 के मामले में कोई हाईलाइटेड व्यक्ति फंसा हुआ है, रेगुलर बेल में पैसा दे सकता है, जज ले सकता है। अब किसी को ऐसा लग रहा है हाई कोर्ट ने गलत बेल दे दी, हाई कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट जाना है, 100 में 2% लोग भी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएंगे, बोलेंगे ठीक है बेल हो गई, अलग करो, क्योंकि हाई कोर्ट ने बेल दे दी और हाई कोर्ट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जाना कोई आसान काम तो है नहीं, फिर सुप्रीम कोर्ट की एक अलग वकील लगाना, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। तो बेल एक कंडीशन भी ऐसी हो सकती है जिसमें की रिश्वत ली जा सकती है। चौथे प्रकार की बात करूं, चौथे प्रकार की बात आती है सर्विस मैटर। सबसे बड़ा और सबसे घोटाले वाला सिस्टम है ये सर्विस मैटर, सबसे बड़ा और सबसे घोटाले वाला और सबसे रिश्वत वाला सिस्टम। किसी आईएएस, आईपीएस और स्टेट गवर्नमेंट के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, इवन पुलिस के जो कर्मचारी हैं, बड़े ओहदे के कर्मचारी हैं, डीएसपी और तुम्हारे तहसीलदार, एसडीएम, इनके ऊपर जो इंक्वायरियां बैठती है ना, सस्पेंड कर दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है, ये अपनी नौकरी वापस लेने के लिए तो हाई कोर्ट के जज को रिश्वत दे सकते हैं और हाई कोर्ट के जज उनसे रिश्वत ले सकते हैं। रीजन, आईएएस आईपीएस या किसी अधिकारी को किसी ने पकड़ा, तो किसने पकड़ा, ईओडब्ल्यू ने पकड़ा, या तो ईडी ने पकड़ा, या तो सीबीआई ने पकड़ा, या तो जो हमारी वो होती है लोकायुक्त, लोकायुक्त ने पकड़ा। अब ये सब इंडिविजुअल व्यक्ति तो है नहीं, ये सब एक फर्म है, फर्म मतलब इंडिविजुअल एक संगठन है बनाए हुए, इनको पकड़ा, इनके ऊपर चार्जशीट फाइल करी, इनकी केस को पूरे सबूत के साथ किया और इनको बर्खास्त कर दिया। अब ये गए हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में गए, एक अच्छे एडवोकेट को लगाए और उन्होंने बोला कि हमें हमारी नौकरी वापस दिला दी जाए, इतने साल का कंपेंसेशन दिया जाए, हम आपको इतनी रिश्वत दे देंगे। बिल्कुल आसानी से रिश्वत ली जा सकती है, इनकी नौकरी इनको वापस की जा सकती है। आपने न्यूज में बहुत बार पढ़ा होगा, 30 साल के बाद उस व्यक्ति को बहाल किया गया, 15 साल के बाद हाई कोर्ट ने दिया बहाली का ऑर्डर, 20 साल के बाद हाई कोर्ट ने दिया बहाली का ऑर्डर और पूरी पेमेंट वापस करने के लिए उन्हें बोला गया। तो इस कंडीशन में भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट के जो जज हैं वो रिश्वत की डिमांड कर सकते हैं। बात करते हैं हमारे पांचवें प्रकार की। तो पांचवा प्रकार है नेताओं की इंक्वायरी। नेताओं के ऊपर कोई एलिगेशन लगा, इनके ऊपर एसआईटी गठित कर दी गई, इस केस पे एसआईटी गठित कर दो, और इस केस पे एसआईटी गठित करने के बाद एसआईटी ने रिपोर्ट दी हाई कोर्ट जज को, हाई कोर्ट जज ने देखा कि एसआईटी ने पास बहुत सारे सबूत हैं, अब उस कंडीशन में वो चाहें तो एसआईटी की गई जांच के जो सबूत है उनको अलग करके उस व्यक्ति को बरी कर सकते हैं और रिश्वत ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूं छठवीं कंडीशन। छठवीं कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जिसपे रिश्वत लेके और रिश्वतखोरों को तैयार किया जा सकता है। यह है जुडिशरी सिस्टम। जुडिशरी सिस्टम कैसे, यदि आप एक सिविल जज का पेपर देते हैं, सिविल जज मतलब जज बनने के लिए यदि आप पेपर देते हैं, यदि आप एडीजे का पेपर देते हैं, एडीजे मतलब डायरेक्ट
डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए इनका भी डायरेक्टली वैकेंसी निकलती है, सिविल जज की भी डायरेक्टली वैकेंसी निकलती है। सिविल जज सबसे छोटे लेवल का जज होता है और एडीजे के पास बहुत पावर होता है। एडीजे एक बहुत पावरफुल जज होता है। इस पे एक सिस्टम चलता है इंटरव्यू। इंटरव्यू एक ऐसा सिस्टम है जो रिश्वत का सबसे बड़ा अड्डा है यदि इंटरव्यू बंद कमरे में लिया जा रहा है। मतलब हमें मालूम ही नहीं है कि आपने इंटरव्यू ले लिया, ना ही पब्लिक डोमेन में डाला गया, क्योंकि हाईकोर्ट लाइव है, आप इंटरव्यू भी लाइव कर दो, बट नहीं करेंगे। रीजन, सबसे बड़ा अड्डा है ये रिश्वत का, सबसे बड़ा अड्डा। यदि आप एडीजे बन गए हैं, आपने कितने भी अच्छे नंबर ले आए हैं, कोई मतलब नहीं। इंटरव्यू में इतना पैसा दो तब पास होगे, अदरवाइज नहीं होगे। किसी ने आपके लिए अप्रोच किया है, क्या आपके पूर्वज कोई जज रहे हैं, क्या आप कॉलेजियम सिस्टम के किसी व्यक्ति को जानते हैं, क्या आपके पास कोई पॉलिटिकल पकड़ है, क्या आपका नेता नगरी है। यदि है तो आप एडीजे बन जाएंगे, और नहीं है तो आप इंटरव्यू में फेल कर दिए जाएंगे। अदरवाइज रिश्वत भी भर भर के आप, ये है सबसे बड़ा सिस्टम जिसके कारण हमारा जुडिशियल सिस्टम पूरा का पूरा कचरे के ढेर जैसा पड़ा हुआ है। रीजन, एडीजे पैसे देके और अपने पॉलिटिकल पावर को लगा के बन रहे हैं, और जो रियल में पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो एडीजे के पेपर निकाल रहे हैं लेकिन इंटरव्यू में फेल होकर बाहर बैठ जा रहे हैं। सिविल जज, मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने सिविल जज का प्री निकाला, मेंस निकाला, इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। रीजन क्या है भाई, बहुत पढ़े लिखे ब्रॉड माइंडेड व्यक्ति हैं, यदि वो जज बने तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बट नहीं बन पा रहे। रीजन, इंटरव्यू में फेल हो जाना। एडीजे में तो ये स्थिति है, 28 जजों के इंटरव्यू हो रहे हैं, पेपर में भी आप पढ़ोगे 28 जजों के इंटरव्यू हो रहे हैं, उसमें से 28 के 28 उस लायक ही नहीं कि वो एडीजे बने। मतलब जो इंटरव्यू लेने वाला है वही बस सबसे लायक व्यक्ति है, बाकी सब तो नॉर्मल व्यक्ति है। एडीजे के 28 पद है, 28 व्यक्ति में 28 व्यक्ति इंटरव्यू दे रहे हैं और सब फेल हो जा रहे हैं। रीजन क्या है, क्योंकि इंटरव्यू सिस्टम है। इंटरव्यू को यदि आप डायरेक्टली रख दो तो बात ये लगे, जैसे आईएएस आईपीएस में होता है। आईएएस आईपीएस में भी इंटरव्यू के अंदर की बात यदि मैं बात करूं तो अंदर की बात क्या होती है, एक आईएएस आईपीएस के इंटरव्यू में आप बैठो, सबसे पहले आपके पिताजी का नाम पूछेंगे, डेजिग्नेशन पूछेंगे। यदि आप टॉपर हो तो बात अलग है, यदि आप मिड में फंसे हुए हो और अगर आपके पिताजी किसान हैं, आपके पिताजी नॉर्मल व्यक्ति हैं, आपके पिताजी ट्रक ड्राइवर हैं, तो एक आधे ही मिलेंगे आप। अदरवाइज यदि आपके पिताजी आईपीएस हैं, फट से सिलेक्शन पक्का। आपके पिताजी आईएएस हैं, फट से सिलेक्शन पक्का। क्योंकि इनसे 2-2 4-4 करोड़ रुपए रिश्वत मांगोगे ना, आप कहां से लाएंगे 2-2 4-4 करोड़ रुपए नॉर्मल ट्रक ड्राइवर हो ये सब व्यक्ति। अगर वो टॉपर है तो आपको उनको पास तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो अगले साल फिर आके बैठ जाएंगे वो। लेकिन आईएएस आईपीएस अगर आपके पिताजी हैं तो 4 करोड़ रुपए तो वैसे ही भेज देंगे। तो ये जो इंटरव्यू सिस्टम है ना, ये सबसे बड़ा रिश्वत का अड्डा है, और हाईकोर्ट जज ही इंटरव्यू लेते हैं एडीजे और सिविल जजेस के, ये भी सबसे बड़ा अड्डा है। इन कंडीशंस में ही हाईकोर्ट जज, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट जज रिश्वत ले सकते हैं। अदरवाइज हर मैटर में रिश्वत नहीं ले सकते। लेकिन इनके दिए हुए रिश्वत भी अल्टीमेट होते हैं। मैंने आपको बताया 100 एकड़ का एक केस आप सॉर्ट आउट करो, जितना केस पकड़ा गया है इससे डबल केस तो ऐसे ही मिल जाएगा। किसी नेता के ऊपर लगे हुए चार्जेस को आप हटा दो, जितना केस पकड़ा गया है जस्टिस साहब के पास उससे डबल केस आपको ऐसे ही मिल जाएगा। तो ये कुछ कंडीशंस थी जिसमें एक जज रिश्वत ले सकते हैं, बट हर एक केस पे रिश्वत नहीं ली जा सकती है। आपका इस घटने के बारे में क्या राय है, आप जरूर बताइए। और इसके अलावा मैं आपको ये चीज बता दूं कि एक जस्टिस के यहाँ पे ऐसा हो जाने से आप हर जस्टिस हर जज को एक नजर से नहीं देखो। कहीं ना कहीं हमारे कॉलेजियम सिस्टम में गलती है, कहीं ना कहीं हमारे देश के व्यक्तियों के विचारों में गलती है। हम किसी बारे में टॉपिक में विचार बात नहीं कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी गलती है। जिस दिन हम इन सब चीजों के बारे में आपस में डिस्कस करने लगेंगे और एट न्यूज, जो ये न्यूज वाले बेमतलब के टॉपिक्स में एक मौलाना को, एक पादरी को, एक पंडित को बुला के लड़वा रहे हैं, उनसे ज्यादा बेटर है कि यहाँ पर एक कुछ एक्सपर्ट्स को बिठा के इनके बारे में जानकारी इकट्ठी की जाए, इनके बारे में डिबेट कराया जाए। जिस दिन ये डिबेट स्टार्ट हो जाएंगे उस दिन हमारा देश में सब सिस्टम जो है वो सिस्टमेटिक होने की कगार पे आगे बढ़ने लगेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, और आप अगर इस वीडियो के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और आई बटन को क्लिक जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।